हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह गांधी द्वारा लिखी गई बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद तुर्क की यह उनकी ऑटो बायोग्राफी है। यह भाग 4 का ये चौथा वीडियो है। 21 से देखेंगे, वो 22 से देखेंगे, इसमें क्वेश्चन 28 तक देखेंगे, सूची तक। चलिए शुरू करते हैं। और 22 नंबर, जिसका रक्षक ईश्वर है। मैं वापस भारत जाने की सभी उम्मीद छोड़ दी थी। मैं अपनी पत्नी को वचन वचन दिया था कि 1 वर्ष के अंदर मैं वापस आ जाऊंगा। साल बीत चुका था और मेरे जाने के आसान नज़र आसर आसार नज़र नहीं आ रहे थे। इसीलिए मैंने उसे और बच्चों को आने के लिए कहा। जो जहाज़ उन्हें दक्षिण अफ्रीका ला रहा था, वह मेरे लिए मेरे तीसरे पुत्र रामदास का जहाज़ के कप्तान के साथ खेलते समय हाथ टूट गया था। कप्तान ने उसकी देखभाल की और उसका अच्छा उपचार जहाज़ के डॉक्टर ने किया। रामदास का हाथ में पट्टी लटकाए जहाज़ से उतारा। डॉक्टर ने उसे सलाह दी थी कि जितनी जल्दी हो सके उसे प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन यह वह समय था जब मुझे अपनी मिट्टी के उपचार के पूरा विश्वास था। यहाँ तक कि मैंने अपने मुवक्किलों को मिट्टी और जल उपचार करने के लिए मना लिया था। उन्होंने मेरे इस मिथ्या चिकित्सा पर विश्वास था। रामदास के साथ मुझे क्या करना था, वह केवल 8 वर्ष का था। मैंने उससे पूछा कि उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी यदि मैं उसके चोट पर पट्टी लगाऊं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी उम्र ऐसी नहीं थी कि वह अपने बारे में कुछ निर्णय ले सके, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि नकली और असली चिकित्सा में क्या अंतर है। उसे मेरे घरेलू इलाज के बारे में भी पता था। उसे मेरे इलाज पर विश्वास था। डरते हुए डरते हुए मैंने उसकी पट्टी को खोला, घाव को धोया, ताज़ी मिट्टी का लेप लगाया और फिर से हाथ को बांध दिया। इस तरह की मरहम पट्टी 1 महीने तक चली, जब तक कि घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। घाव ने उतना ही समय लिया जितना जहाज़ के डॉक्टर ने बताया था। इस प्रयोग और अन्य प्रयोगों ने मेरे घरेलू उपचार पर विश्वास इतना बढ़ा दिया था कि मैं उसे अब और आत्मविश्वास के साथ करता हूँ। मैंने इसके उपयोग के क्षेत्र को और बढ़ा दिया है। अब मैं जल उपचार और उपवास के द्वारा घावों, बुखार, अपच, पीलिया और अन्य रोगों का उपचार करता हूँ, जिसमें मुझे ज़्यादातर सफलता मिलती है। लेकिन आजकल जैसा आत्मविश्वास मुझे दक्षिण अफ्रीका में था, वैसे नहीं है। और ऐसे कुछ अनुभवों ने मुझे दिखाया है कि कभी-कभी इन प्रयोगों को करने में खतरा भी रहता है। इन प्रयोगों का उल्लेख इनकी सफलता दर्शाने के लिए नहीं किया गया है। मैं किसी भी प्रयोग में पूर्ण सफलता का दावा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि चिकित्सक भी अपने किसी प्रयोगों के सफल होने का दावा नहीं कर सकते हैं। मेरा लक्ष्य केवल इतना है कि यदि कोई किसी नए तरीके को करना चाहता है तो उसे स्वयं पर परीक्षण करके शुरू करना चाहिए। इससे सच्चाई का पता तुरंत चल जाता है और ईश्वर भी इस सच्चे प्रयोगों की रक्षा करता है। यूरोपियों नो के साथ अंतरंग संबंध बनाने के प्रयोगों में भी इतना ही खतरा होता है जितना प्राकृतिक उपचार प्रणालियों में। अंतर केवल इतना है कि उसका खतरा अलग ही किस्म का है। लेकिन ऐसे संबंधों को बनाने में मैंने कभी खतरे के बारे में नहीं सोचा। मैंने पोलाक को अपने साथ रहने के लिए निमंत्रित किया और शीघ्र हमारे बीच सगे भाइयों जैसा संबंध बन गया। वह महिला जो शीघ्र ही मिसेज पोल पोलक बनने वाली थी और उनकी सगाई हुई कुछ वर्ष हो गए थे, लेकिन विवाह उचित समय के इंतजार के लिए टलता रहा। मुझे लगता है पोलाक कुछ धन अलग से संचित करके रखना चाहता था, इससे पहले कि वह विवाह करके घर वापस बसाए। वह स्कीन को मुझसे कहीं बेहतर ढंग से जानता था, लेकिन इसकी पाश्चात्य शैली स्कीन के बताए तरीकों पर चलने में आड़े आती थी। मैंने इससे विनती की, जब हृदयों का मिलन होता है जैसे कि तुम्हारे सामने मामले में है, तब यह सही नहीं है कि आर्थिक स्थिति में को ध्यान में रखते हुए अपना विवाह आगे बढ़ाते रहो। यदि गरीबी एक अड़चन है, तब तो गरीब आदमी कभी विवाह नहीं कर सकता है। और फिर तुम मेरे साथ रहे हो तो तुम्हारे घर के खर्चे खर्चे का प्रश्न ही नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें
जितनी जल्दी हो सके विवाह कर लेना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने पहले अध्याय में कहा है कि पुलाक को कभी दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं होती थी। उसे मेरा तर्क अच्छा लगा और तुरंत उसने मिसेज पुलाक के साथ इस विषय पर पत्राचार करना शुरू किया। उस समय वह इंग्लैंड में थी। उसने भी वह प्रस्ताव सहर्ष सहर्ष स्वीकार कर लिया और कुछ ही महीनों में जोहान्सबर्ग पहुंच गई। विवाह पर किसी प्रकार के खर्च का प्रश्न नहीं था, यहाँ तक कि इसके लिए किसी विशेष ड्रेस की भी जरूरत नहीं समझी गई। अपने संबंध के लिए उन्हें किसी धार्मिक रीति रिवाजों की भी जरूरत नहीं थी। मिसेस पोलाक जन्म से क्रिश्चियन थी और पोलाक यहूदी था। उनका धर्म नैतिकता का धर्म था। मैं एक मनोरंजक घटना विवाह से संबंधित बताता हूँ। ट्रांसवाल में के यूरोपियन विभाग का रजिस्ट्रार किसी भी काले और या अश्वेत व्यक्तियों का विवाह पंजीकरण नहीं कर सकता था। जो विवाह होने जा रहा था उसमें मैं बैरिस्टमैन की भूमिका निभा रहा था। ऐसा नहीं था कि इसे कोई यूरोपियन मित्र इसके लिए नहीं मिल सकता था, लेकिन पोलाक ने किसी भी सलाह को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए हम तीनों विवाह के रजिस्ट्रार के पास गए, लेकिन हम इस बारे में यकीन से कैसे कह सकते हैं थे कि उन जिनका विवाह होना था और जिसमें मैं बेस्ट मैन की भूमिका निभा रहा था कि युगल श्वेत होगा। उसने विवाह का रजिस्ट्रेशन जांच पड़ताल किए जाने के बाद करने के लिए कहा। अगला दिन रविवार था और उसका अगला दिन वर्ष का नया दिन था, जो सार्वजनिक अवकाश का दिन था। ऐसे हल्के बहानों की वजह से शादी की तय तारीख को टाला जाए, इसे मैं सहन नहीं कर सकता था। मैं चीफ मजिस्ट्रेट को जानता था, वह रजिस्ट्रार विभाग का अध्यक्ष भी था, इसलिए मैं युगल के साथ उसके पास गया। वह हंसा। उसने रजिस्ट्रार के लिए एक पत्र लिखा दिया। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ और रजिस्टर भी किया गया। अभी तक जो भी यूरोपियन हमारे साथ रह रहे थे उन्हें मैं कमोबेश पहले से जानता था। अब जो अंग्रेज महिला जिससे हम एकदम अपरिचित थे वह मेरे घर रहने आई। मुझे याद नहीं आता कि हमारे और नव विवाहित युगल के बीच किसी भी प्रकार की अनबन हुई थी। यदि मेरी पत्नी और मिसेज पोलक के बीच कुछ अप्रिय अनुभव वाले मतभेद रहे भी हो तो वे एक कुशल प्रबंधित घर में जैसा कुछ छीट-फूट होता रहता है, जिससे ज़्यादा नहीं रहे थे। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को एक विजातीय परिवार की तरह समझा जाए, जहाँ सभी तरह के लोग जिनका स्वभाव और रीति रिवाज अलग होता था उनका भी खुला स्वागत होता था। जब हम इस बारे में विचार करते हैं तब देखते हैं कि किसी भी जाति और विजाति परिवारों में अंतर बहुत कम होता है। अन्य सब धारणाएं काल्पनिक हैं। हम सब एक परिवार हैं। मुझे वेस्ट से विवाह समारोह को भी यहाँ मना लेना चाहिए। मेरे जीवन का यह चरण तब ब्रह्मचर्य के बारे में मेरे विचार पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए थे। इसीलिए मैं अपने सभी अविवाहित मित्रों का विवाह करा देना चाहता था। जब कुछ समय बाद वेस्ट लाउथ शहर अपने माता पिता से मिलने गया तो मैंने उसे विवाहित होकर वापस आने के लिए कहा। फिनिक्स हम सब का घर था और चूंकि हम सबको किसान बनना था, हमें विवाह की चिंता नहीं थी और इसके सामान्य परिणामों की भी। वेस्ट वापस मिसेज वेस्ट के साथ लौटा, जो लिसेस्टर की एक सुंदर युवती थी। वह जूते बनाने वाली एक परिवार से थी जो लिसेस्टर की एक फैक्ट्री में काम करते थे। मिसेज वेस्ट को भी उस कारखाने में काम करने का अनुभव था। मैंने उसे खूबसूरत कहा क्योंकि वह उसकी नैतिक सुंदरता थी जिसने मुझे उसकी ओर आकर्षित किया। असली खूबसूरती आखिरकार हृदय की सच्चाई है। मिस्टर वेस्ट के साथ उनकी सास मदर इन लॉ भी आई। वे वृद्ध महिला अभी भी जीवित है। उन्होंने अपने परिश्रम, अपने प्रसन्नचित्त और हंसमुख स्वभाव से सबको शर्मसार कर दिया। यह इसी तरह था जैसे मैं अपने इन यूरोपियन दोस्तों को विवाह करने के लिए कहता था। मैं अपने भारतीय मित्रों को अपने परिवारों को बुलाने के लिए कहता था। इस प्रकार फिनिक्स एक छोटे गांव में परिवर्तित हो गया। आधे दर्जन परिवार वहां रहने के लिए आ गए थे और वहां बस गए थे। उनकी संख्या भी बढ़ गई थी। 23 नंबर देखेंगे। घर के अंदर एक नज़र। यह पहले भी देखा गया कि यद्यपि घर के खर्चे काफ़ी भारी थे, डरबन में सादगी
की ओर प्रवृत्ति बढ़ रही थी, लेकिन जोहान्सबर्ग में शिक्षाओं की वजह से बहुत अधिक कड़ाई के साथ उलटफेर हो गया था। मैंने एक बैरिस्टर के घर में जितनी सादगी संभव थी वह कर दी थी। बिना कुछ फर्नीचर के वहाँ काम नहीं चल सकता था। बदलाव बाहर से ज़्यादा आंतरिक था। अपने सभी कामों को खुद करने की इच्छा बढ़ गई थी, इसीलिए मैंने अपने बच्चों को भी इसी अनुशासन के अंदर लाना शुरू कर दिया। बेकर बेकर के यहाँ से ब्रेड खरीदने के बजाय हमने कोहने के व्यंजन बनाने की विधि के अनुसार बिना खमीर वाली रोटी खानी शुरू कर दी। साधारण मील का आटा इसके लिए अच्छा नहीं था। तब हाथ की कच्ची कच्ची से आटा बनाने के बारे में सोचा गया। इस विचार के साथ कि यह सादा, स्वास्थ्यवर्धक और सस्ता रहेगा, इसीलिए मैं 7 पाउंड में एक चक्की खरीदी। लोहे का पहिया एक आदमी के घुमाने के लिए काफ़ी भारी था, लेकिन 2 व्यक्तियों के करने पर यह आसान था। पोलक मैं और बच्चे ज़्यादातर इस कार्य को करते। कभी कभी मेरी पत्नी भी हाथ बटाती थी। यद्यपि उसका चक्की चलाने वाला समय समाप्त, रसोई शुरू करने वाला समय होता था। मिसेज पोलक भी आने के बाद उसमें शामिल हो गई। चक्की चलाना बच्चों के लिए एक अच्छा अभ्यास था। इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया। यह उनके लिए समय बिताने जैसा था और वे जब चाहे तब इस काम को छोड़कर जा सकते थे। लेकिन बच्चों ने इनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मुझे अभी कभी निराश नहीं किया। यद्यपि ऐसे नहीं था कि उसमें कोई सुस्त प्रकृति का नहीं था, लेकिन अधिकांश अपना काम खुशी खुशी करते थे। मुझे याद है कि कुछ बच्चे और युवा काम चोरी करते थे या थके होने का बहाना बनाते थे। हमने एक नौकर घर को देखने के लिए रखा था। वह हमारे साथ परिवार के एक सदस्य की तरह था और बच्चे उसके काम में मदद करते थे। नगर पालिका का जमादार रात की गंदगी को ले जाता था, लेकिन हम अपनी अलमारी और कमरे नौकर से करवाने के बजाय खुद साफ करते थे। यह बच्चों के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे किसी भी बेटे को सफाई करने वाला काम जमादार का काम बुरा नहीं लगा और उन्हें सफाई का एक स्वाभाविक प्रशिक्षण मिला। जोहान्सबर्ग में कभी शायद ही कोई बीमार पड़ा, लेकिन जब कभी ऐसा हुआ, मेरे बच्चे नर्सिंग का काम शुरू खुद ही करते। मैं यह नहीं कहूँगा कि अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में मैं बेपरवाह था, लेकिन मैं इसका त्याग करने में हिचकिचाया नहीं। मेरे बेटों की इसीलिए मुझसे शिकायत भी है और कभी कभी उन्होंने इसके बारे में कहा भी, और यह भी मैं मानता हूँ कि मैं एक हद तक उसका अपराधी हूँ। मैं उन्हें साहित्यिक शिक्षा देना चाहता था। यह मैंने स्वयं उन्हें देने का प्रयास भी किया, लेकिन अक्सर बीच बीच में कुछ असुविधाएं आ जाती, क्योंकि मैंने उनके लिए किसी निजी शिक्षा देने का कोई संबंध नहीं किया था। मैं रोज़ उन्हें अपने साथ ऑफिस चलकर ले जाता और वापस घर लाता। यह दूरी करीब 5 मील की थी। इससे उनका अच्छा खासा शारीरिक श्रम और अभ्यास होता जाता। चलते हुए मैं उन्हें बातें करते हुए पढ़ाता जाता। यदि इस बीच कोई मेरा ध्यान विचलित नहीं करता। मेरे सभी बच्चे, केवल सबसे बड़े बेटे को छोड़कर हरीलाल, जो भारत में ही रहा, दक्षिण अफ्रीका में ही पले बढ़े, यदि मैं उन्हें प्रतिदिन भी 1 घंटा नियमित रूप से साहित्य शिक्षा के लिए दे पाता तो मेरे विचार से उन्हें आदर्श शिक्षा मिलती। लेकिन इसका उन्हें और मुझे भी अफसोस है। मैं उन्हें समुचित साहित्य शिक्षा देने में असमर्थ रहा। मेरा बड़ा बेटा अक्सर निजी और सार्वजनिक तौर पर प्रेस में भी अपनी भड़ास मुझ पर निकालता रहा। मेरे अन्य पुत्रों ने उदारता से मेरी इस असफलता को यह कहकर माफ़ कर दिया कि उन परिस्थितियों में ऐसे संभव नहीं था। इसने मेरा दिल नहीं तोड़ा, लेकिन यह पछतावा तो जरूर रहा कि शायद मैं आदर्श पिता नहीं बन सका था। लेकिन मेरा मानना है कि मैं उनको साहित्यिक प्रशिक्षण की जगह सार्वजनिक सेवा का प्रशिक्षण दिया, जो मैं उसे वाकई देना चाहता था। शायद यहाँ भी मैं गलत था। यह बात स्पष्ट है कि मैंने जो कुछ उनके चरित्र के विकास के लिए जरूरी था वह सब मैंने किया। उसमें मैंने कुछ भी कमी नहीं रखी। मेरा विश्वास है कि यह हर अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने इस कर्तव्य को वह ठीक से निभाए। मेरे प्रयासों के बाद
वह भी जब कभी भी मेरे बेटों से गलती हुई है तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह केवल मेरी कमी की वजह से नहीं बल्कि दोनों अभिभावकों माता पिता की कमियों की वजह से है। बच्चे न केवल अपने माता पिता के गुणों को बल्कि उनके शारीरिक स्वरूपों को भी विरासत में पाते हैं। वातावरण का असर जरूर पड़ता है, लेकिन मूलधन जिससे एक बच्चा अपना जीवन शुरू करता है वह उससे अपने पूर्वजों से मिलता है। मैंने यह भी देखा है कि बच्चे सफलतापूर्वक अपनी बुरी विरासत के प्रभाव को पार कर देने लेते हैं और यह उनकी आत्मा के अंदर की शुद्धता की वजह से होता है। पुलक और मैं अक्सर इस पर जोर शोर से बहस करते कि बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने की ज़रूरत है कि नहीं। मेरा यह हमेशा से विश्वास रहा कि भारतीय अभिभावक जो अपने बच्चों को बचपन से अंग्रेजी में सोचना और बोलना सिखाते हैं वे अपने बच्चों और देश को धोखा दे रहे हैं। वे अपने बच्चों को अपने देश की आध्यात्मिक और सामाजिक परंपरा या विरासत से संचित कर रहे हैं और एक वंचित कर रहे हैं और एक सीमा तक अपने बच्चों को अपने देश की सेवा के लिए अयोग्य बना रहे हैं। इन मान्यताओं के साथ मैंने हमेशा अपने बच्चों के साथ गुजराती भाषा में बातचीत की। पुलक को यह कभी पसंद नहीं था। उनसे उसने सोचा मैं अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा हूँ। उसने अपने पूरे उत्साह और प्रेम के साथ कहा कि यदि बच्चे वैश्विक भाषा जैसे अंग्रेजी की बचपन से सीखेंगे तो उनके पास एक अच्छी खासी अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी और अन्य लोगों की अपेक्षा वे जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे रहेंगे। वह मुझे प्रभावित नहीं कर सका। मुझे याद नहीं कि मैं उसे अपने दृष्टिकोण से संतुष्ट कर पाया कि नहीं, या उसने मेरी जिद समझकर कहना छोड़ दिया। यह करीब 20 वर्ष पहले हुआ था और अनुभव के साथ मेरी यह धारणा है और प्रगाढ़ हो गई है। यद्यपि मेरे बेटों ने काफ़ी पीड़ा सही है क्योंकि उन्हें पूर्ण साहित्य शिक्षा नहीं मिली। अपनी मातृभाषा जो उन्हें प्राकृतिक रूप से मिली वह उनके और देश की भलाई के लिए है और वे उनके बीच विदेशी नहीं लगते जैसा कि वे अन्यथा लगते। उन्हें अपनी भाषा नहीं आती। वे सामान्य रूप से द्विभाषी हैं। वे अंग्रेजी आसानी से बोलते हैं और लिखते हैं क्योंकि उनका हर दिन ढेर सारे अंग्रेजी दोस्त के साथ संपर्क में रहता है और वे ऐसे देश में रहे जहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी। 24 नंबर देखेंगे, जुलू विद्रोह। यह सोचने के बाद भी कि मैं जोहान्सबर्ग में बस गया था, लेकिन वहाँ भी मेरे लिए कोई स्थायी बसेरा वाला जीवन नहीं था। जब मैंने सोचा कि अब मैं चैन की सांस ले सकूंगा तभी एक अस्वाभाविक घटना घट गई। अखबारों ने नेटल में जुलू विद्रोह की खबर छपी। मेरे जुलू के प्रति कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उन्होंने कभी किसी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचाया था। मुझे तो विद्रोह पर भी संदेह था, लेकिन तब मैं समझता था कि ब्रिटिश साम्राज्य विश्व के कल्याण के लिए है। मेरे अंदर साम्राज्य के प्रति एक सच्ची निष्ठा थी और मैं उसका बुरा नहीं चाहता था। इसलिए बगावत का सही होना या सही न होना मेरे निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता था। नेटल के पास स्वयंसेवक रक्षा बल था और वह और व्यक्तियों की नियुक्ति करना चाहता था। मैंने पढ़ा कि इस बल को पहले से ही उस विद्रोह को दबाने के लिए एकत्रित कर लिया गया है। मैं स्वयं को नेटल का निवासी समझता था और इसके नज़दीकी संपर्क में रह रहा था। इसीलिए मैंने गवर्नर को ज़रूरत होने पर अपने तैयार होने के संदर्भ में पत्र लिखा और यह भी लिखा कि यदि जरूरी हो तो इंडियन एम्बुलेंस कार्प को बना सकता हूँ। उन्होंने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार करते हुए जवाब दिया। मुझे इतने तत्पर उत्तर की आशा नहीं थी। सौभाग्यवश यह सोचकर कि यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकृति हो गया तो मैंने चिट्ठी लिखने से पहले ही कुछ जरूरी प्रबंध कर दिए थे। मैंने जोहान्सबर्ग के घर को छोड़ने का मन बना लिया था। पुलक को एक छोटे घर में जाना था। मेरी पत्नी को फिनिक्स में रहना था और इस निर्णय पर मुझे अपनी पत्नी की सहमति मिल गई थी। मुझे याद नहीं कि कभी उसने ऐसे मामलों में कोई प्रतिरोध किया हो। इसीलिए जैसे ही मुझे गवर्नर ने जवाब मिला मैंने मकान मालिक को 1 महीने का सामान्य नोटिस घर खाली करने का दिया। अपनी कुछ चीज़ें फिनिक्स भेजी और कुछ सामान पुलक के पास छोड़ दिया। मैं डरबन गया और
आदमियों की ज़रूरत की अपील की। मुझे कोई बड़ा दल नहीं चाहिए था। हम 20 लोग थे, इसमें से 4 मेरे अलावा गुजराती थे और शेष सब दक्षिण भारत के अनुबंधित मजदूर, सिवा एक के जो एक आज़ाद पठान था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मुझे दर्जा देने और कार्य करने में सहूलियत दी और परंपरा के अनुसार मुझे अस्थाई सार्जेंट मेजर के पद पर और मेरे चुने गए 3 व्यक्तियों को सार्जेंट और एक को कारपोरल की तरह नियुक्त किया। हमें सरकार की ओर से वर्दियां भी दी गई। हमारा सैन्य दल सक्रिय सेवा में करीब 6 हफ्तों तक रहा। जब हम विद्रोह रिबेलियन की जगह पर पहुंचे तब मैंने देखा वहां विद्रोह जैसा कुछ भी नहीं था। हमने वहां किसी को किसी भी प्रकार का प्रतिरोध करते हुए नहीं देखा। वहां की अशांति का विद्रोह में परिवर्तित होने का कारण वहां की सरकार द्वारा लोगों पर एक नए टैक्स को लगाना था। जुलू मुखिया ने लोगों को उस टैक्स को न देने की सलाह दी थी और एक सार्जेंट जो वहां टैक्स वसूलने आया था उसके साथ हाथापाई की थी। दिल से मैं जुलू लोगों के पक्ष में था और मुख्यालय पहुंचकर मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि हमारा मुख्य कार्य घायल जुलुओं की सेवा उपचार करना है। वहां कार्यरत चिकित्सा अधिकारी ने हमारा स्वागत किया। उसने बताया कि वहां लोग घायल जुलू की मरहम पट्टी और सेवा करने के लिए तैयार नहीं थे और उनके घाव पक रहे थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने हमारे वहाँ आने को मासूम जुलुओं के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए दूध की तरह समझा और हमें बैंडेज, टीका टीका कीटाणुनाशक आदि सामान दिए और हमें काम चलाऊ अस्पताल में ले गए। जुलू भी हमें देखकर खुश हुए। श्वेत सिपाही जंगले या रेलिंग के बाहर खड़े होकर झांक रहे थे जो हमें उनसे अलग कर रहा था और वे हमें उनके घावों की मरहम पट्टी न करने के लिए उकसा रहे थे। लेकिन यह देखकर कि हम उनकी बातों को अनसुना कर रहे थे वे नाराज हो गए और जुलुओं को गंदी गंदी गालियां देने लगे। धीरे धीरे मैंने इन सिपाहियों के साथ नज़दीकी संपर्क बना लिए और उन्होंने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। कमांडिंग अफसरों में कर्नल स्पार्स और कर्नल विली थे। उन्होंने बहुत कड़ाई से सन 1896 में मेरा विरोध किया था। उन्हें मेरा व्यवहार देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझे बुलाया और विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने मेरा परिचय जनरल मैकेंजी से करवाया। पाठक यह न सोचने के लिए वे पेशेवर सैनिक थे। कर्जन विलिये डरबन के जाने माने वकील थे। कर्नल स्पार्क्स डरबन की एक मांस बेचने वाली दुकान के मालिक थे। जनरल मैकेंजी एक प्रतिष्ठित किसान थे। ये सब सज्जन स्वयं सेवक थे और इस तरीके से उन्हें सैनिक प्रशिक्षण और अनुभव मिला था। जो घायल हुए थे वे किसी युद्ध में घायल नहीं हुए थे। उनमें से कुछ को संदेह पर गिरफ्तार किया गया था। मारने पीटने की वजह से उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी थी क्योंकि उनका उपचार नहीं हुआ था। वे सड़ रहे थे। दूसरे घायल जुलू के मित्र थे। यद्यपि उन्हें शत्रुओं से अलग दिखने के लिए बिल्ले दिए गए थे, उन्हें सिपाहियों ने गलती से गोली मारी थी। इस कार्य के अलावा मुझे कंपाउंडर की तरह श्वेत सिपाहियों के लिए दवाइयों की पर्ची भी देनी थी। यह मेरे लिए काफ़ी आसान था क्योंकि मैंने डॉक्टर बूथ के छोटे से अस्पताल में 1 साल का प्रशिक्षण लिया था। इस कार्य की वजह से मैंने कई यूरोपियों के साथ करीबी संपर्क बना लिया था। हमें एक तेज गति से चलने वाली टुकड़ी के साथ कर दिया गया था। उन्हें आदेश था कि जहाँ कहीं भी खतरा बताया जाए उन्हें तुरंत वहाँ के लिए रवाना होना चाहिए और वे ज़्यादातर पैदल सेना प्रभाग के थे। जैसे ही हमारा कैंप चलता हमें उनके पीछे पीछे चलना होता और हमारे कंधों पर स्ट्रेचर रखे होते थे। 2 या 3 बार हमें एक दिन में 40 मील तक चलना पड़ा। लेकिन जहाँ कहीं भी हम गए मुझे खुशी थी कि ईश्वर की कृपा से हमें अच्छा कार्य करने को मिला था। हमें उन जुलुओं के मित्रों को स्ट्रेचर पर रखकर ले जाना होता तो जो बिना किसी वजह से के घायल हुए थे
और हम उनकी सेवा नर्सों की तरह कर रहे थे। 25 नंबर देखेंगे, दिल की चाहत। जुलू विद्रोह नए अनुभवों से भरा हुआ था और उस इसने मुझे चिंतन के लिए काफ़ी समय दिया। बोअर युद्ध के भयानक रूप को इतने सजीव तरीके से मैंने नहीं देखा था जितना मैंने इस विद्रोह में देखा। यहाँ कोई युद्ध नहीं था, केवल मानव शिकार था। यह केवल मेरी सोच नहीं थी, बल्कि कई अंग्रेज़ों की भी थी जिनके साथ मुझे बात करने का अवसर मिला। हर सुबह मासूम झोपड़ियों पर सिपाहियों द्वारा पटाखों की तरह राइफलों को चलाने की खबरें मिलती रहती थी, लेकिन मैंने इस कड़वे घूंट को पी लिया क्योंकि मेरे दल का कार्य घायल जूलों की सेवा करना था। मैं देख सकता था कि हम लोगों के बिना जूलू बिना किसी देखभाल के रहते। जूलुओं की कोई परवाह नहीं करता, इसीलिए इस काम ने मेरे विवेक को संतुष्ट रखा। लेकिन मेरे चिंतन की वजह से कुछ और भी थी। यह बहुत बहुत कम बसावट वाला इलाका था। पहाड़ियों और घाटियों के बीच दूर दूर बिखरे हुए उन सरल जुलुओं के बाड़े थे जिन्हें असभ्य कहा जाता था। उन्हें कहा यहाँ वहाँ चलते फिरते देखा जा सकता था, कोई चोट के साथ और कोई बिना किसी चोट के। मैं एकांत क्षणों में गहरी सोच में डूब जाता था। मैंने ब्रह्मचर्य और इसके परिणामों के बारे में सोचा और मेरी धारणा गहरी हो गई। मैंने इस बारे में अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श किया। तब तक मुझे इसका एहसास नहीं हुआ था कि यह आत्मबोध के लिए कितना जरूरी था, लेकिन मेरे सामने अब यह स्पष्ट था। जो व्यक्ति अपने पूरे दिल के साथ मानवता की सेवा करने की इच्छा रखता है, उसके बगैर काम नहीं चलता सकता। मुझे लगा कि मुझे इस तरह की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए जिसने मैं अभी कर रहा था, और मैं ऐसे कार्य के लिए उपयुक्त नहीं रह सकूंगा यदि मैं पारिवारिक सुखों, बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने पोषने जैसे कार्यों में व्यस्त रहूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं शरीर और आत्मा दोनों के साथ नहीं रह सकता था। उदाहरण के तौर पर, आज के अवसर पर यदि मेरी पत्नी गर्भ से होती तो मैं स्वयं को इस तरह नहीं झोंक सकता था। बिना ब्रह्मचर्य के परिवार की सेवा और सामुदायिक सेवा के बीच तालमेल बैठना मुश्किल होगा, और ब्रह्मचर्य के साथ यह सही ढंग से संभव हो पाएगा। इस प्रकार की सोच के बाद मैं वचन लेने के लिए बेचैन हो गया। वचन लेने के विचार से मेरे अंदर एक उमंग भर गई। कल्पना को भी उड़ान मिल गई और इसने सेवा के सीमित विकल्पों को खोल दिया। जब मैं इस तरह की काफ़ी बोझिल शारीरिक और मानसिक स्थिति में था, विद्रोह को दबाने के संबंधित एक रिपोर्ट आई कि काम काफ़ी हद तक समाप्त हो गए हैं और हमें शीघ्र ही सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा। इसके एक दो दिन बाद ही हमें सेवानिवृत्ति कर दिया गया और कुछ दिनों में हम अपने घर वापस आ गए। थोड़े दिनों बाद मुझे विशेष रूप से गवर्नर का पत्र मिला जिसमें उन्होंने एम्बुलेंस कार दल को उसकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया था। जब मैं फिनिक्स पहुंचा तब मैंने उत्सुकतापूर्वक मगन लाल वेस्ट और अन्य से जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य वचन लेने के लिए विषय पर बातें की। उन्हें यह विचार पसंद आया और वचन लेने की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इस कार्य में आने वाली परेशानियों के बारे में भी कहा। कुछ साहस के साथ इसे करने के लिए तैयारी करने लगे और उनमें से कुछ, जैसा कि मैं जानता हूँ, सफल भी रहे। मैं भी यह कदम उठा लिया। एक वचन ब्रह्मचर्य को जीवन भर अपनाने का मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इसके परिणाम और विशालता का कुछ अंदाज नहीं था। कठिनाइयाँ अभी भी मेरे सामने खड़ी है। वचन का महत्व दिन पर दिन मुझे प्रभावित कर रहा है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मुझे फीका और जानवर जैसा लग रहा था। क्रूर स्वभाव वाले व्यक्ति को आत्म संयम का ज्ञान नहीं होता। मनुष्य है, क्योंकि यदि वह इसका यानी आत्म संयम का अभ्यास करे तो वह इसमें सक्षम है। अपनी धार्मिक पुस्तकों में ब्रह्मचर्य की जो प्रशंसा लिखी होती है वह मुझे अतिशयोक्ति प्रतीत होती थी। अब वह हर दिन और स्पष्ट होती जा रही है और मुझे यह स्पष्टतः उचित और अनुभव पर आधारित लगती है। मैंने देखा कि ब्रह्मचर्य जिसमें इतनी अद्भुत शक्ति है उसे करना आसान नहीं है। यह शारीरिक संयम से शुरू होता है लेकिन वहीं खत्म नहीं हो जाता।
उत्कृष्टता में कोई अशुद्ध विचार भी शामिल नहीं हो जा सकता है। एक सच्चा ब्रह्मचारी शारीरिक भूख को शांत करने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। जब तक वह उस स्थिति में नहीं है, उसे बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे लिए शारीरिक रूप से भी ब्रह्मचर्य को करना कठिनाइयों से भरा हुआ था। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी कुछ सुरक्षित हूँ, लेकिन मुझे अभी अभी भी अपने विचारों पर संपूर्ण महारत हासिल करना बाकी है, जो अत्यंत आवश्यक है। इसकी वजह इच्छा शक्ति या प्रयास में कमी का होना नहीं है, बल्कि आज भी यह मेरे लिए अनकहे विचारों का छल पूर्वक मेरे अंदर आना एक समस्या है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार के अनैच्छिक विचारों को रोकने की जरूरत कोई चाबी होगी जो ऐसे विचारों पर ताला लगा सके, लेकिन इसे इसे हम एक को स्वयं ढूंढना होगा। साधुओं और संतों ने अपने अनुभव हमारे लिए छोड़े हुए हैं, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कोई अचूक और सार्वभौमिक नुस्खा नहीं छोड़ा है। उत्कृष्टता या गलतियों से आज़ादी केवल ईश्वर की दया से आती है। इसीलिए ईश्वर को खोजने वाले ने हमारे लिए मंत्रों को छोड़ा है, जैसे राम नाम। वे स्वयं आत्मसंयम से पवित्र और अपनी सुचिता से ऊर्जान्वित हुए। ईश्वर के सामने बिना निष्कपट समर्पण के अपने विचारों पर संपूर्ण विजय या महारत हासिल करना असंभव है। यही हर महान धार्मिक पुस्तक द्वारा दी गई शिक्षा है, और संपूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद मैं इस सच को अपने प्रयासों में हर क्षण अनुभव करता हूँ। मैं प्रयासों में संघर्ष के इतिहास के बारे में आगे के अध्याय में बताऊंगा। मैं इस अध्याय को इस संकेतों के साथ समाप्त करूंगा कि मैंने अपने इस कार्य को कैसे किया। शुरुआती उत्साह में मुझे इसको अपनाने में कोई परेशानी नहीं हुई। सबसे पहला परिवर्तन जिसे मैंने अपने जीवन शैली में किया, वह था अपने विस्तार को अपनी पत्नी के साथ साझा करने को बंद करना या उसके साथ अकेले नहीं रहना। इस प्रकार जिस ब्रह्मचर्य को यदा कदा यूं ही सन 1900 से मैं कर रहा था, उसे सन 1906 में मध्य में अपने वचन से प्रतिबद्ध कर दिया। 26 नंबर देखेंगे। सत्याग्रह का जन्म। जोहान्सबर्ग में घटनाएं स्वयं को इस प्रकार से आकार दे रही थी, जो मेरी तरह से आत्मशुद्धि के साथ साथ सत्याग्रह के प्रयास की पहली अवस्था की तैयारी की तरह थी। मैं अब अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं को देख सकता हूँ जो मुझे गुप्त रूप से इसके लिए तैयार कर रही थी, और आखिर में इसका समापन ब्रह्मचर्य व्रत का वचन लेने में हुआ। सत्याग्रह का सिद्धांत इसके इस नामकरण से पहले ही अस्तित्व में आ गया था। जब यह अस्तित्व में आया तब मैं स्वयं नहीं बता सकता कि यह क्या था। गुजराती भाषा में, मैं अंग्रेजी में भी इससे संबंधित एक वाक्य है, पैसिव रेजिस्टेंस, यानी निष्क्रिय प्रतिरोध। जब मैंने यूरोपियनों की एक सभा में इस शब्द निष्क्रिय प्रतिरोध का सूक्ष्म रूप से देखा, तब इसे कमज़ोर या असमर्थ लोगों का हथियार समझा जाता था, और इसे नफरत की तरह देखा जाता था जो हिंसा में परिवर्तित हो सकता था। मुझे इन सभी शंकाओं को दूर करना पड़ा, और मैंने उन्हें भारतीय आंदोलन की सही प्रकृति को समझाया। यह स्पष्ट था कि भारतीयों को एक नए शब्द का नामकरण करना पड़ेगा जिससे उसके संपर्क को उस नाम से जाना जा सके, लेकिन मैं पूरी जिंदगी नाम को नहीं ढूंढ सकता था। इसलिए मैंने इंडियन ओपिनियन के पाठकों को इस विषय के लिए सर्वोत्तम शीर्षक देने पर एक इनाम देने का प्रस्ताव दिया। इसके परिणाम स्वरूप मगनलाल गांधी ने इस शब्द सदाग्रह को गढ़ा, यानी सत्य सच आग्रह दृढ़ता, और इनाम जीता। लेकिन इसको और स्पष्ट बनाने के लिए मैं इस शब्द को सत्याग्रह में परिवर्तित किया, जो तब से आज तक गुजराती में संघर्ष के लिए पदनाम के तरह मान्य है। इस संघर्ष का इतिहास वास्तविक रूप से मेरे दक्षिण अफ्रीका के जीवन, विशेषकर उस उपनिवेश में मेरे सत्य के प्रयोग का एक अंश है। मैंने इस इतिहास के अधिकांश भाग को यरवदा जेल में लिखा, और जब मुझे छोड़ दिया गया तब मैंने इसे समाप्त किया। यह नवजीवन में छपा था, फिर बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। श्रीयुत वालजी गोविंद जी देसाई करेंट थॉट के लिए
इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। अब मैं इसके अंग्रेजी अनुवाद को भी जल्दी से जल्दी पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का प्रबंध कर रहा हूँ, जिससे जो इसे पढ़ सकते हैं वे दक्षिण अफ्रीका के मेरे सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों से परिचित हो सकेंगे। मैं अपने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के इतिहास को उन पाठकों तक पहुंचाना चाहता हूं जिन्होंने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा जो मैंने पहले से ही बता दिया है, लेकिन कुछ अगले अध्याय लेकिन केवल वे मेरे दक्षिण अफ्रीका के निजी घटनाओं के बारे में होंगे, जिन्हें जिन्हें मैं उस इतिहास में दर्ज नहीं किया है। और जब मैं यह सब कर लूँगा तब मैं तुरंत अपने पाठकों को भारत के लिए किए गए प्रयोगों के बारे में बताऊंगा। इसीलिए जो भी पाठक इन प्रयोगों को क्रमवार बढ़ाना चाहते हैं उन्हें अब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास अपने सामने रखना होगा। 27 नंबर देखेंगे, आहार शास्त्र में और ज़्यादा प्रयोग। मैं अपने विचार, वचन और कर्म में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उत्सुक था, साथ ही अपना अधिकांश समय सत्याग्रह संघर्ष के लिए समर्पित करने के लिए चिंतित था। मैं अपनी शुद्धता को विकसित करने के लिए स्वयं को स्वस्थ रखना चाहता था, इसलिए मैंने भोजन के मामले में और ज़्यादा परिवर्तन करने शुरू किए और अपने खान पान का कठोरता से नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। पिछले बदलाव ज़्यादातर सफाई से संबंधित थे, लेकिन नए प्रयोगों को धार्मिक विचारधारा। आगे देखते हैं। उपवास और आहार पालन में संयम अब मेरे जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। मनुष्य का अपने जवाब के स्वाद और उसके अंदर की वासना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और साथ साथ रहते हैं, और मेरे साथ भी ऐसे ही था। मुझे काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी जब मैंने अपनी वासना और स्वाद को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मैं इसका दावा अभी भी नहीं कर सकता कि मैं उन्हें अपना दास बना लिया है। मैं स्वयं को अच्छी मात्रा में खाने वाला मानता हूँ। मेरे मित्र मेरी जिन चीज़ों को मेरा संयम समझते हैं, मुझे वैसा कभी नहीं लगा। जिस स्तर पर संयम का नियंत्रण मेरे अपने अंदर विकसित किया है, यदि मैं उतना नहीं करता तो मैं जानवरों से भी बदतर होता और कब का खत्म हो गया होता। मैंने क्योंकि अपनी कमियों को सही तरीके से पहचान लिया था, मैंने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत कठिन प्रयास किए और मैं स्वयं को अपने प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से वर्षों तक अपने जीवन और अपने काम को संभाल सका। मैं अपनी कमजोरियों के बारे में सचेत था और अनजाने में अनुकूल साथ और संगीत मिलने की वजह से मैंने केवल फलों का आहार या एकादशी के दिन उपवास रखना शुरू किया और जन्माष्टमी या इसी तरह के उत्सवों को मनाना शुरू किया। मैंने शुरुआत फलों के आहार से की, लेकिन संयम की विचारधारा के अनुसार मैंने फलाहार या अन्नाहार में कोई विशेष अंतर नहीं देखा। मैंने देखा कि दोनों आहारों में वही स्वाद है यदि किसी को उन्हें लेने की आदत पड़ जाए, लेकिन मैंने ज़्यादा महत्व उपवास या छुट्टियों के दिन एक व्यक्ति ही आहार लेने को दिया, और यदि कोई अवसर या पश्चाताप या इसी तरह का कोई अन्य बहाना होता तो मैं खुशी उस अवसर का उपयोग उपवास करने में करता। लेकिन मैंने यह भी देखा कि शरीर की पाचन शक्ति बढ़ गई थी, भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लगता और भूख भी जोरों की लगती। मुझे इससे यह विचार आया कि उपवास को उतना ही उदारता का हथियार बनाया जा सकता है जितना संयम को। ऐसे ही मेरे कई अनुभव और अन्य लोगों के अनुभव भी इस तरह के चौंकाने वाले तथ्यों को सामने लाते हैं। मैं अपने शरीर को विकसित और प्रशिक्षित करना चाहता था, लेकिन चूंकि मेरा मुख्य लक्ष्य नियंत्रित करना था और अपनी जवान के स्वाद को जीतना था, मैंने पहले एक खाने को चुना, फिर दूसरे को, साथ ही उनकी मात्रा भी नियंत्रित की। लेकिन स्वाद जैसे ही बना रहा, मैं जैसे ही एक भोजन को छोड़कर दूसरा भोजन लेता, मुझे दूसरा भोजन और स्वादिष्ट लगने लगता। इसी तरह के
प्रयोगों को करते हुए मैंने कई साथी बनाए। उनमें मेरा मुख्य साथी था हरमन कालेनबाक। मैंने पहले ही इस मित्र के बारे में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह ग्रह के इतिहास में लिखा है और उनके बारे में और नहीं बताऊंगा। मिस्टर हरमन कालेनबाक हमेशा मेरे साथ रहते, चाहे उपवास करना हो या आहार परिवर्तन। जब सत्याग्रह संघर्ष अपने चरम पर था, उस समय मैं उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रह रहा था। हम अपने भोजन के परिवर्तन के बारे में बात करते थे और पुराने आहार के से नए आहार में ज़्यादा स्वाद पाते। उन दिनों इस तरह की बातें करना बहुत अच्छा लगता और मुझे ऐसा करना एकदम भी अनुचित नहीं लगता। अनुभव ने मुझे सिखाया है कि भोजन के स्वाद के बारे में भोजन के स्वाद के बारे में सोचना गलत है। किसी व्यक्ति को अपनी ज़बान के स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, बल्कि अपने शरीर को चलता फिरता रहने के लिए भोजन करना चाहिए। जब हर स्वाद वाला अंग अपने शरीर की सेवा करता है और सारे शरीर के माध्यम से आत्मा की, तब इसका विशेष स्वाद गायब हो जाता है और तब यह अकेला ही उन कार्यों को करता है जिसके लिए प्रकृति ने उसे बनाया है। प्रकृति के साथ स्वर मिलाते हुए कितने भी प्रयोग क्यों न कर ले, वे कम नहीं पड़ते या कितने भी बलिदान वह ज़्यादा नहीं होते। दुर्भाग्यवश आजकल लहरें विपरीत दिशा की ओर बह रही हैं। हम किसी नश्वर शरीर को सजाने और इसके अस्तित्व को लंबी अवधि देने के लिए कईयों का बलिदान देने में शर्म नहीं महसूस करते, जिसके परिणाम स्वरूप हम शरीर और आत्मा दोनों के भी बलि चढ़ा देते हैं। केवल एक बीमारी से बचने के लिए हम सैकड़ों नई बीमारियों को जन्म देते हैं, केवल अपनी चेतना की खुशी के लिए, और अंत में हम अपने आनंद लेने की क्षमता को खो देते हैं। यह सब हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा है, लेकिन कोई भी इतना अंधा नहीं है कि देख नहीं सके। इस प्रकार उनके लक्ष्य और विचारों की गाड़ी को निर्धारित करते हुए, जिनकी वजह से हम वहां तक पहुंचते, मैं अब कुछ लंबाई में आहार प्रयोगों का वर्णन करने का प्रस्ताव रखता हूँ। 28 नंबर, कस्तूरबा बाई का साहस। अपने जीवन में 3 बार मेरी पत्नी अपनी गंभीर बीमारियों की वजह से मरते मरते बची है। सभी इलाज घरेलू उपचार द्वारा किए गए थे। इनकी पहली बीमारी के समय सत्याग्रह शुरू होने वाला था। उसे अक्सर रक्तस्राव होता था। एक चिकित्सक क्षेत्र के मित्र ने सर्जिकल ऑपरेशन की सलाह दी, जिसके लिए वह थोड़े हिचक के बाद तैयार हो गई। वह बहुत कमज़ोर थी और डॉक्टर को उसका क्लोरोफार्म के बगैर ही ऑपरेशन करना पड़ा। वह सफल रहा, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़ी। लेकिन उसने बड़े साहस के साथ उसका सामना किया। डॉक्टर और उसकी पत्नी जिसने उसकी सेवा की थी, सभी चौकस थे और उसका काफ़ी ध्यान रख रहे थे। यह सब डरबन में हुआ था। डॉक्टर ने मुझे जोहान्सबर्ग जाने की इजाज़त दे दी और मुझे मरीज के बारे में कोई चिंता नहीं करने को कहा। कुछ ही दिनों में मुझे खबर मिली कि कस्तूरबा की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई थी। वह बिस्तर पर बैठ भी नहीं सकती थी और एक बार बेहोश भी हो गई थी। डॉक्टर को पता था कि बिना मेरी इलाज के वे उसे वाइन या मीट नहीं दे सकते थे। बिना मेरे इजाज़त के वे उसे वाइन या मीट नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने मुझे जोहान्सबर्ग में फ़ोन किया कि मैं उसे वाइन या 20 गाय या भैंस का मांस का शोरबा देने की इजाज़त दे दूं। मैंने कहा कि मैं उसे यह देने की इजाज़त नहीं दे सकता, लेकिन यदि कस्तूरबा बाई अपनी इच्छा बताने की अवस्था में है, तब वह अपना चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वह मरीज की मर्जी नहीं पूछेगा और मुझे तुरंत वहाँ आने के लिए कहा। यदि आप मुझे अपनी इच्छानुसार आहार देने की इजाज़त नहीं दे सकते तो आपकी पत्नी की जीवन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। उसी दिन मैंने डरबन के लिए ट्रेन पकड़ी और डॉक्टर से मिलना। उसने धीमे से यह खबर सुनाई कि जब मैंने आपको फ़ोन किया था, मैं आपकी पत्नी को 20 का शोरबा पहले ही दे चुका था। डॉक्टर, यह तो धोखा है। मैंने कहा, मरीज को दवा देने या आहार देने में कोई धोखा देने का प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में डॉक्टर, यदि मरीज को बचा सकते हैं तो हम मरीज और उसके रिश्तेदारों को धोखा देना एक गुण की तरह समझते हैं। डॉक्टर ने दृढ़ता से कहा। मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन शांत रहा। डॉक्टर एक अच्छा आदमी था और मेरा मित्र भी। उसकी पत्नी के प्रति मैं कृतज्ञ था, लेकिन मैं उसकी चिकित्सक नैतिकता से
निपटने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर बताए अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं अपनी पत्नी को मीट या विष देने की इजाज़त नहीं दूंगा, चाहे न देने की वजह से उसकी मृत्यु क्यों न हो जाए, अथवा जब तक यह स्वयं उसे लेना न चाहे। आप अपने दर्शन को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं कहता हूँ, जब तक आप अपनी पत्नी को हमारे पास इलाज के लिए रखेंगे, तब तक हम जैसा चाहें उसका इलाज कर सकते हैं। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप उसे यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं उसे अपनी छत के नीचे मरते हुए नहीं देख सकता। क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि उसे तुरंत यहाँ से हटा लूँ? मैंने आपसे उसे निकालने के लिए कब कहा? मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी तरह से आज़ादी दी जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो संभव है वह मैं उसके लिए करूँगा। आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप इस साधारण चीज़ को नहीं समझेंगे, तब आप मुझे यह कहने के लिए दबाव डाल रहे हैं कि अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाएं। मेरा ख्याल है कि मेरा एक बेटा मेरे साथ था। वह मेरी इच्छा से सहमत था और कहा कि उसकी माँ को बीफ का शोरबा नहीं देना चाहिए। मैंने फिर कस्तूरबा बाई से पूछा। इस विषय में किसी भी प्रकार की सलाह का जवाब देने के लिए वह बहुत कमज़ोर थी। मेरे लिए भी उसे यह सब बताना एक बहुत दुखदाई कर्तव्य था। मैंने उसे सब कुछ बताया जो मेरे और डॉक्टर के बीच हुआ था। उसने सख्ती से जवाब दिया, मैं वह बीफ का शोरबा नहीं लूँगी। इस दुनिया में एक मनुष्य की तरह पैदा होना विरल चीज़ है और मैं आपकी बाहों में मरना पसंद करूँगी, बजाय अपने शरीर को इतनी घृणित चीज़ से प्रदूषित करने के। मैंने उससे याचना की। मैं कहा, वह मेरी इच्छा को मारने के लिए बाध्य नहीं है। मैंने उसे ऐसे अपने हिंदू मित्रों और परिचितों के उदाहरण दिए जिन्हें मीट या वाइन को दवाई की तरह लेने में कोई परहेज नहीं था, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ित रही। उसने कहा, नहीं, मुझे तुरंत यहाँ से निकालो। मैं बहुत खुश था। बिना किसी विरोध के मैंने उसे वहाँ से ले जाने का निर्णय लिया। मैंने डॉक्टर को उसके इरादे से अवगत कराया। वह गुस्से से चिल्लाया, किस तरह के बेरहम व्यक्ति को तुम्हें उसकी इस अवस्था में उससे इस तरह के विषय पर बात करने में शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी पत्नी ऐसी अवस्था में नहीं है कि उसे यहाँ से ले जाया जाए। वह थोड़ा सा हिलना डुलना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि वह रास्ते में ही न मर जाए, लेकिन यदि तुम जोर देते हो तो तुम ऐसे करने के लिए आज़ाद हो। यदि तुम उसे बीफ की चाय नहीं दोगे तो मैं उसे अपनी छत के नीचे एक दिन के लिए भी नहीं रखूँगा। हमने उस जगह को तुरंत छोड़ने का निर्णय लिया। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और स्टेशन थोड़ी दूर पर था। हमें डरबन से फिनिक्स के लिए ट्रेन लेनी थी, जहां सड़क से हमारी बस्ती 2.5 मील की दूरी पर थी। जाहिर है मैं भयंकर खतरा मोल ले रहा था, लेकिन मुझे ईश्वर पर विश्वास था। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने फिनिक्स के लिए अपना संदेश वाहक पहले भेज दिया था। वेस्ट के लिए एक संदेह के साथ वह स्टेशन पर एक झूलन खटोला, एक गर्म दूध की बोतल, एक गर्म पानी की बोतल और कस्तूरबा बाई को खटोले पर लेने जाने के लिए 6 आदमी के साथ पहुँचे। मैंने अगली ट्रेन के लिए एक रिक्शा लिया। इस भयंकर स्थिति में उसे रिक्शे में रखा और चल पड़ा। कस्तूरबा बाई को प्रसन्नचित्त रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके विपरीत उसने मुझे यह कहकर आश्वासन किया, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वह हड्डी का ढांचा मात्र रह गई थी, क्योंकि कई दिनों से उसे कोई पौष्टिक आहार नहीं मिला था। स्टेशन का प्लेटफार्म काफ़ी बड़ा था और रिक्शा अंदर नहीं जा सकता था। ट्रेन तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी तक चलने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और कंपार्टमेंट में रखा। फिनिक्स हम उसे खटोले में ले गए और वहाँ उसके अंदर जल उपचार द्वारा थोड़ी शक्ति आई। फिनिक्स में हमारे आने के 2-3 दिन बाद एक स्वामी जी हमारे यहाँ आए। उन्होंने सुना था कि किस प्रकार दृढ़ता से हमने डॉक्टर की सलाह को नकार दिया था और उन्हें हमारे साथ सहानुभूति थी। इसीलिए हमसे वे विनती करने आए थे। जहाँ तक मुझे याद है, मेरा दूसरा और तीसरा पुत्र मणिलाल और रामदास वहीं थे जब स्वामी जी आए थे।
उन्होंने मनु के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि मीट लेने से कोई धार्मिक हानि नहीं होती। मुझे उनका मेरी पत्नी के सामने ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने शिष्टाचारवश उनको बर्दाश्त किया। मैं भी मनुस्मृति के श्लोकों को जानता था और मेरी धारणा के लिए मुझे उनकी जरूरत नहीं थी। मैं यह भी जानता था कि एक अन्य विचारधारा वाले वर्ग का मानना है कि इन श्लोकों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं भी होता तब भी मेरे शाकाहारी आहार के बारे में विचारों का धार्मिक पाठकों से कुछ लेना देना नहीं है। यह मेरी अपनी धारणा है और कस्तूरबा बाई का विश्वास अटल था। इसके लिए आध्यात्मिक लेख मोहरबंद पुस्तकें थी, जबकि पूर्वजों का पारंपरिक धर्म इसके लिए काफ़ी थे। बच्चे अपने पिता के पंथ की कस्में खाते थे, लेकिन उन्होंने स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों का उद्धरण दिया। लेकिन कस्तूरबा बाई ने तुरंत सारे वार्तालाप को यह कहकर समाप्त कर दिया, स्वामी जी आप जो कुछ भी कहें, मैं बीफ का शोरबा पीकर स्वस्थ नहीं होना चाहती। कृपा करके आप मुझे और परेशान न करें। आप मेरे पति और बच्चों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। इसके आगे 29 नंबर से देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत